दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता है कि हम बेसिक मैथ में मेंसुरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में मेंसुरेशन की परिभाषा, मेंसुरेशन के अंतर्गत जिस जिस टॉपिक पे हमें पढ़ना है उसके बारे में विश्लेषण, साथ ही साथ मेंसुरेशन किन चीजों के बारे में हमें बताता है, सिखाता है। जो हमारे पास प्लेन फिगर होते हैं, जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल प्लेन फिगर होते हैं, ज्योमेट्रिकल जो हमारे पास सॉलिड फिगर होते हैं, उन तमाम चीजों के बारे में मैंने आपको चर्चा किया था, मैंने आपको बताया था। चूंकि मेंसुरेशन जो है एक मैथमेटिकल अंग है, इन तमाम चीजों के बारे में बताते हुए मैंने आपको ये भी बताया था दोस्तों कि यह जो है ना, ये ज्योमेट्रिकल जो हमारी आकृतियां होती हैं, जो ज्योमेट्रिकल जो फिगर होते हैं, जो ज्यामितीय आकृतियां जो होती हैं, उनके बारे में, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें अगर बात की जाए तो इनके जो सरफेस के जो इनके एरिया होते हैं और मेजरमेंट ऑफ इट्स साइड कहिए, ठीक है ना, यानी जो उनके भुजा की जो मापन जो होती है, उसकी जो लंबाई होती है, उसके बारे में, साथ ही साथ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर, यानी जो हमारे पास ठोस आकृति होती है इन द फॉर्म ऑफ 3D, जो 3D के फॉर्म में होती है, उनके वॉल्यूम के बारे में हमें मेंसुरेशन के अंतर्गत पढ़ना होता है, सीखना होता है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपको रेक्टेंगल के बारे में बताया था, उसके एरिया, पेरीमीटर, तमाम चीजों के बारे में बताते हुए दोस्तों आज का जो हमारा विश्लेषण होने वाला है, हम आज स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, यानी वर्ग के बारे में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, जिसमें मैंने आपको मेंसुरेशन का शुरुआत किया है। वो मेंसुरेशन का फर्स्ट क्लास होगा, यह मेंसुरेशन का सेकंड क्लास है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, यदि आप अपने मैथ को, यानी आप मैथमेटिक्स की भाषा को बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं, यानी शून्य से सीखना चाहते हैं, यानी आप अपना मैथ का बेस मजबूत करना चाहते हैं, तो इसी चैनल पे, यानी मैथमेटिक्स 2.0 पे ही बेसिक मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप वहां से जाके एक एक वीडियो को देख के आप अपना बिल्कुल मैथ जीरो से मजबूत कर सकते हैं, जीरो से सीख सकते हैं, जिसमें आपको मैथ की भाषा, क्या होता है मैथ हम क्यों पढ़ते हैं, तमाम चीजों के बारे में आपको बताया गया है, सिखाया गया है। तो बेस मजबूत जरूर करना चाहिए, क्योंकि बेस मजबूत होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमें आगे की चीजों को सीखने के लिए ज्यादा मतलब जो मेहनत जो लगता है वो बहुत कम लगेगा और हमें आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है सभी विषयों के लिए, जैसे कि उसी हिसाब से मैथ का भी बेस मजबूत रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपने बेस को जरूर मजबूत कीजिए। चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाके एक एक करके सभी वीडियो को देख लीजिए। और ज्योमेट्री का, जैसे मेंसुरेशन के पहले मैंने आपको ज्योमेट्री के बारे में पढ़ाया है, अगर ज्योमेट्री का भी वीडियो आपसे मिस हो गया है तो आप एक एक करके ज्योमेट्री का सभी वीडियो को देख के आप ज्योमेट्रिकल फिगर और जो हमारे पास जो उसके प्रॉपर्टीज जो होते हैं, जो उसके अंदर का मौजूद जो गुण होता है, जो उसके पार्ट्स होते हैं, उन तमाम चीजों के बारे में आप सीख पाइएगा, जान पाइएगा दोस्तों। क्योंकि मेंसुरेशन से पहले ज्योमेट्री का पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मेंसुरेशन में हम ज्योमेट्रिकल फिगर का ही चर्चा करेंगे। हालांकि हम एंगल और साथ ही साथ हम वर्टेक्स या उसके विशेषकर जो उसके अंदर की जो प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनका चर्चा ना करके मेंसुरेशन के अंतर्गत, यानी मेजरमेंट के अंतर्गत जो इसका मापन होगा, जो इसका क्षेत्रफल होगा, आयतन होगा, उसके बारे में विश्लेषण करेंगे। तो आइए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विश्लेषण होने वाला है, हम आज वर्ग के बारे में जानेंगे, यानी स्क्वायर के बारे में जानेंगे। वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप जान पाइएगा कि हमें स्क्वायर में मेंसुरेशन के अंतर्गत क्या क्या चीज पढ़ना है। सबसे पहले दोस्तों हम अपना फिगर तैयार करते हैं, ध्यान दीजिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा मार्कर जो है थोड़ा सा पतला मार्कर है, ठीक है दोस्तों। इसका हम नामकरण कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ। वर्ग में यानी स्क्वायर में, स्क्वायर यानी वर्ग, ठीक है ना। अब ज्योमेट्री में मैंने आपको हर चीज के बारे में पढ़ा रखा है, तो ज्योमेट्री को आप जरूर पढ़ लीजिए, वहां से जाके एक एक वीडियो को, यानी प्लेलिस्ट से जाके एक एक वीडियो को जरूर देख लीजिए। बेस मजबूत करना बहुत नेसेसरी है। स्क्वायर में हमने आपको पढ़ाया था बाबू ज्योमेट्री में कि इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी वर्ग की जो सभी भुजाएं जो होती है ना वो आपस में समान हो जाती हैं। यानी ए बी अगर ए है तो बीसी भी ए होगा, डीसी भी ए होगा, ये भी ए होगा, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी सारी भुजाएं आपस में क्या हो जाती हैं, समान हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। ईच एंगल इज 90 डिग्री, प्रत्येक जो कोण होता है ना वर्टिस पॉइंट भी, ये सबका सब क्या होता है 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है, और इनके चारों कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। ये सब ज्योमेट्री में हमने आपको पढ़ा रखा है।
साथ ही साथ दोस्तों जो आमने सामने की जो भुजा जो होती है ना, जो साइड होती है ना, यानी अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये समानांतर भी होते हैं। तो दोस्तों आज का जो हम विश्लेषण करेंगे, हम इसके एरिया के बारे में जानेंगे, यानी इसके क्षेत्रफल के बारे में, पेरीमीटर के बारे में, और एक मुख्य टॉपिक रहेगा इसके डायगोनल यानी इसके विकर्ण के बारे में। ठीक है, यानी विकर्ण के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अगर सबसे पहले एरिया की बात की जाए, यानी एरिया यानी क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना, यानी वर्ग का क्षेत्रफल। मैं लिख देता हूं यहाँ, एरिया को हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ना, यह हमारा भुजा गुणे भुजा होता है, यानी भुजा स्क्वायर होता है, यानी इसके साइड का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स यानी 2 बार गुना, 2 से गुना नहीं, हाँ 2 से गुना मत कर दीजिएगा लोग, इसका 2 बार गुना है, यानी यह a गुने a है। तो a गुने a का मतलब क्या हो जाएगा बाबू, यह a स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। या आप इसको थोड़ा सा अपने भाषा में, और इसको अच्छे से समझने के लिए आप इसको लिख सकते हैं साइड इंटू साइड, यानी भुजा गुने भुजा, या इसको भी लिख सकते हैं साइड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, यानी वर्ग की जो भुजा होती है वो क्या हो जाती है हमारा साइड गुने साइड। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ अगर इसके आगे की बात की जाए और इसके क्षेत्रफल में ही कुछ और पूर्ण रूप से सीखने की चर्चा की जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा इसका विकर्ण है ना, यानी यह जो हमारा डायगोनल है डी, एसी जो है हमारा, क्या हमारे पास क्या है, डायगोनल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसी डायगोनल है, डायगोनल यानी विकर्ण, यह क्या है हमारे पास, विकर्ण है। तो बाबू विकर्ण, सबसे पहले हम विकर्ण निकाल लेते हैं। विकर्ण निकाल लेंगे ना तो हम विकर्ण के सूत्र से भी एरिया पता कर सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो मैं आपको बताता हूं। विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, यानी विकर्ण के वर्ग में 2 से आप भाग लगा दीजिए। यानी अगर एरिया की बात की जाए, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर, तो आप साइड इंटू साइड का तो प्रयोग कीजिएगा, ये तो चलता फिरता फॉर्मूला है। लेकिन अगर आपको सिर्फ डायगोनल का लंबाई दे रखा हो और तब आपसे एरिया पूछे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि उसका डायगोनल का स्क्वायर बटा 2, या इसको आप डी स्क्वायर बटा 2 लिख सकते हैं, यानी विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अब हम विकर्ण कैसे निकालते हैं मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, लेकिन अच्छा रहेगा कि सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर के बारे में जान लें। ये हमारा 1 नंबर फॉर्मूला हो गया, और 1 नंबर फॉर्मूला में हमने 2 चीजों को जाना कि हमें एरिया कैसे पता करना है। अगर त्रिभुज का भुजा, एक स्क्वायर का यानी वर्ग का हमारे पास भुजा दे रखा है, कोई एक साइड दे रखा है, तो जब एक साइड दे दिया तो सब साइड तो बराबर ही होगा, बराबर ही होता है। तो अगर एक साइड मान लीजिए ये भी 5 सेंटीमीटर है तो सब 5 सेंटीमीटर ही होगा, इसकी वर्ग की सभी भुजा क्या हो जाएंगी, 5 सेंटीमीटर ही होंगी। तो इस स्थिति में हम यहाँ से हमने जान लिया कि साइड इंटू साइड से भी हम इसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, और यदि मान लीजिएगा आपके पास सिर्फ विकर्ण दे रखा है, विकर्ण की लंबाई दे रखी है, विकर्ण की लंबाई मतलब एसी के आपके पास लंबाई दे रखी है, तब पूछ दे एकाएक आपसे एरिया बताना है, तो आप फिर क्या क्या कीजिएगा, ये फॉर्मूला लाने के लिए, बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्मूला आपको बता दिया कि आप इसके विकर्ण का स्क्वायर में 2 से भाग लगा दीजिए, यानी विकर्ण को 2 बार गुना करवा दीजिए। मान लीजिए कि अगर ये इसका विकर्ण कितना है, 13 है, मान लेते हैं 13 है, तो इसका एरिया जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 13 गुने 13 बटा 2। ठीक है, 14 है तो कितना हो जाएगा, 14 गुने 14 बटा 2। अब इसको आप काट भी सकते हैं, जो कटने वाला होगा काट भी सकते हैं, जो नहीं कटने वाला पॉइंट में लिख दीजिए। ठीक है ना, तो ऐसे में आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके हम पेरीमीटर के बारे में बात करेंगे, यानी परिमाप के बारे में। पेरीमीटर, ठीक है ना, यानी परिमाप। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परिमाप। परिमाप या परिमिति दोनों सेम ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो चूंकि हमने ज्योमेट्री में पढ़ लिया है कि क्या होता है परिमाप, पेरीमीटर, और कल के वीडियो में भी जब मैं आपको रेक्टेंगल पढ़ा रहा था मेंसुरेशन में, तो मैंने आपको बता रखा है। तो परिमाप क्या होता है ना बाबू, इसमें सभी भुजाओं का योग हो जाता है। तो चूंकि सभी भुजा तो सेम ही है ना, अब भुजा टोटल कितना है, 1 2 3 4, 4 गो भुजा है इसमें, 4 गो इसका साइड है और सभी साइड बराबर है। तो अगर इसमें हम 4 से गुना करवा दें इसके एक को साइड में, तो हमारे पास इसका क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा, यानी 4 इंटू साइड। अगर कोई आपसे पूछता है कि एरिया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर
क्या होगा, यानी स्क्वायर का यानी वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो 4 गुने भुजा यानी 4 इंटू साइड। आप इसको चाहे तो 4a भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4a का मतलब वही है साइड जो हमने इसको माना है। उम्मीद है कि आप यहां तक समझ पाए होंगे दोस्तों। साथ ही साथ अगर 3 नंबर में जो इंपॉर्टेंट होगा, अगर डायगोनल का चर्चा किया जाए, डायगोनल यानी इसके विकर्ण के बारे में चर्चा किया जाए, विकर्ण के बारे में डायगोनल कैसे निकालते हैं, तो जरा देखिए मैं आपको बताता हूं। वर्ग का जो विकर्ण होता है ना बाबू, वर्ग का विकर्ण यह क्या करता है, वर्ग को 2 बराबर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में वर्ग को बांट देता है। यानी वर्ग का जो विकर्ण होता है, यानी एसी जो विकर्ण हुआ ना, इस वर्ग को एसी 2 समकोण यानी राइट एंगल ट्राइंगल, और चूंकि यह समद्विबाहु त्रिभुज भी होता है यानी राइट एंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल में बांट देता है। अब ऐसा क्यों, तो मैं आपको बताता हूं, जरा देखिए। एसी अगर हमारे पास विकर्ण है, चूंकि हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होती हैं, तो अगर एडी बराबर डीसी है और चूंकि एंगल डी जो है यह 90 डिग्री का है, तो प्रॉपर्टीज के ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज के हिसाब से मैंने आपको पढ़ा रखा है ज्योमेट्री में कि किसी त्रिभुज की, और आइसोसेल्स ट्राइंगल में वैसे भी मैं पढ़ा रखा हूं कि किसी भी त्रिभुज की अगर 2 भुजाएं आपस में समान हो तो उसके 2 कोण भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे यानी इक्वल होंगे। तो चूंकि एक एंगल हमारे पास कितना है, 90 डिग्री का है, अब बाकी जो 2 एंगल है वो समान है यानी एक जैसा ही है, तो इस स्थिति में यह 45 डिग्री का होगा और यह भी 45 डिग्री का होगा। अब आप इसको चाहे तो x भी मान सकते हैं, x 2x प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। वहां से 2 से आपको 90 को काटिएगा तो 45 हो जाएगा x का मान, तो x का मान 45, x का मान 45। अब ऐसा क्यों, तो देखिए 45 में 45 मिलकर 90 हो जाएगा, और एक कोण आपके पास यहाँ पे समकोण है यानी ये भी 90 है, तो 90 90 180 हो जाएगा। तो यह त्रिभुज के कोण की प्रॉपर्टीज को भी क्या करता है, फुलफिल करता है, उसे प्रूफ करता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है जी, उसका सम कितना होता है, तो 180 डिग्री का होता है। तो ये 180 डिग्री भी कर रहा है। तो और हाँ, यह त्रिभुज एडीसी के लिए जो एसी हुआ यह क्या हुआ, कर्ण हुआ यानी हाइपोटेनस हुआ, जिसमें मैंने आपको माने ज्योमेट्री की बात की जाए, हीरोन्स फार्मूला की बात की जाए, या इक्विलैटरल आइसोसेल्स ट्रायंगल की बात की जाए, या ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाए, हर एक चीज में मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ा रखा है और मैंने आपको बता रखा है कि हम एज कैसे फाइंड करते हैं, हम अपना डायगोनल कैसे इसमें से निकाल लेंगे, नहीं हाइपोटेनस कैसे निकाल लेंगे। देखिए यह वर्ग के लिए एसी क्या है, डायगोनल है, विकर्ण है, लेकिन यह त्रिभुज एडीसी के लिए क्या है, कर्ण है यानी हाइपोटेनस है। तो जब हमें डायगोनल यानी एसी जब निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग निकाल लेते हैं और उसका रूट चढ़ा देते हैं, ठीक है ना। यानी इस स्थिति में बाकी दोनों भुजाएं, तो दोनों भुजाएं तो सेम ही है ना, यानी ए स्क्वायर आप प्लस ए स्क्वायर और फिर उसका अंडर रूट यानी रूट चढ़ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा, यहां से 2a स्क्वायर हो जाएगा ना। चूंकि अंडर रूट 2 का तो कुछ वैल्यू नहीं निकालेगा, इसको तो रूट में रखना पड़ेगा, चूंकि ए स्क्वायर है तो a इंटू ए, वर्ग में हमें पेयर ही चाहिए ना, जोड़ा ही चाहिए ना, तो a का तो जोड़ा मिल जा रहा है ना। इस स्थिति में अंडर रूट 2a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू ए, यानी अंडर रूट 2 जो होगा सिर्फ रूट में होगा, बाकी a जो है यह बाहर है, ध्यान रखिएगा। या इसको आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट 2 गुने साइड यानी भुजा, ठीक है ना। यही हमारा क्या निकल जाता है बाबू, वर्ग का डायगोनल यानी विकर्ण निकल जाता है। आप लोग को वहां तक दिखाई दे रहा है ना, हाँ चलिए दिखाई तो दे रहा है। तो हमने इसको आसानी से निकाल लिया, और यह ध्यान में, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, आज भी मैं बताता हूँ कि जो विकर्ण होता है ना वह आयत के लिए माने आयत में अगर जो विकर्ण होता है ना वह समकोण त्रिभुज का कर्ण हो जाता है, उसी तरह वर्ग में जो विकर्ण होता है ना या समकोण त्रिभुज का कर्ण ही होता है यानी हाइपोटेनस ही होता है। छोटी सी बात है, ध्यान में रखिएगा। तो हमने एरिया के बारे में, पेरीमीटर के बारे में, डायगोनल के बारे में जाना। कभी कभी हमें साइड के बारे में भी निकालना होता है, यानी हमें साइड भी निकालना होता है कि इसका भुजा निकालिए यानी इसका साइड निकालिए, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास एरिया दिया रहेगा ना, अगर हमारे पास एरिया दिया रहा है और उसका साइड पूछे कि वर्ग की भुजा कितनी होगी, इस स्थिति में ना उसके एरिया का ना वर्गमूल निकाल दीजिएगा, यानी अंडर रूट एरिया, इसको अंडर रूट आप ए लिख सकते हैं, ठीक है ना।
ए फॉर एरिया यानी क्षेत्रफल, ठीक है ना। यानी अगर कोई भुजा निकालने के लिए अगर हम इससे बोले तो हम लिख सकते हैं कि साइड बराबर, ठीक है ना, अंडर रूट एरिया, यानी एरिया का वर्गमूल निकाल दीजिए तो आपके पास इसका साइड निकल जाएगा, यानी वर्ग की भुजा निकल जाएगी। दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि अगर आपके पास पेरीमीटर इसका दिया रहे तो अभी हम साइड आसानी से निकाल लेंगे, कि इसकी भुजा हम आसानी से निकाल लेंगे कब, जब हमें परिमाप दिया रहे। तो हम यहाँ से इसको पेरीमीटर बराबर पेरीमीटर बटा 4, यानी पेरीमीटर को यानी इसके परिमाप को अगर 4 से भाग लगा देते हैं ना तो भी हमारे पास वर्ग का जो होगा साइड निकल जाएगा, यानी इसकी एक भुजा निकल जाएगी। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे और आपको अच्छे से आ गया होगा दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद का जो विश्लेषण होगा कोशिश रहेगा कि हम आपको मतलब जरूरत के हिसाब से, मेरा तो मन है कि हम आपको अब क्यूब और क्यूबाइड के बारे में पढ़ाएं, लेकिन फिर भी मैं देखूंगा कि इसके बाद क्या बताना अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने रेक्टेंगल पढ़ लिया है, हमने स्क्वायर पढ़ लिया, और चूंकि मैंने आपको ट्राइंगल के बारे में पढ़ा दिया है इसीलिए मेंसुरेशन में मैंने ट्राइंगल का विश्लेषण नहीं किया। अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में कर दिया जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा लिख के, लेकिन मैंने ट्राइंगल को पढ़ा दिया है और ज्यादा दिन नहीं हुआ, अभी 1 सप्ताह ही हुआ, 1 सप्ताह पहले मैंने उसको पढ़ा दिया है। मैंने तीनों चारों 5 टॉपिक के ऊपर, जिसमें 3 साइड्स यानी बेस्ड ऑन 3 साइड्स बेस्ड ऑन 3 एंगल्स, यानी भुजा के ऊपर आधारित, ठीक है ना, कोण के ऊपर आधारित, इन तमाम चीजों के बारे में चर्चा करते हुए हमने आपको ट्रायंगल के बारे में पढ़ा दिया है, त्रिभुज के बारे में पढ़ा दिया है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और जब दोस्तों मैं जाते आपसे एक बात बोलूंगा कि मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में आप हमारी मदद कीजिए, अर्थात ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पे न्यू व्यूअर है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।